नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हम लोगों को सुझाव देते हैं। बात करते हैं हम सभी लोग सहारा के पीड़ितों का मुद्दे का, एक बड़े आंदोलन का। 27 तारीख को हम सभी लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे पूरे देश से 5 लाख लोगों को एक साथ खड़ा करने का आह्वान किया है। आह्वान तो हो चुका, आंदोलन की डेट पड़ चुकी है। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ करके अपने हाथों में जिम्मेदारी के साथ लेना है। इसके लिए हम सभी लोग देश भर के लोगों से जागरूक कर रहे हैं। ये वीडियो खास तौर पे इसी बात के लिए आपके पास लेके आया हूँ। अब हम सब लोग इस वीडियोज़ को आगे बढ़ाएं, एक एक व्यक्तियों तक शेयर करें, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल साइटों पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में इस बात को डालें। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक कार्यकर्ताओं तक और एक एक जमाकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए। और ये पूरे देश को में घूमते हुए, पूरी दुनिया में घूमते हुए ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तक और स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास तक पहुँचे। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और स्वतंत्र रूप में पत्रकारिता का एक बड़ा वजूद, भारत के चारों स्तंभ के रूप में हम देश की एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हैं। इन चारों स्तंभों की बात करें तो हम संक्षेप में बात करते हैं। सबसे मजबूत पिलर न्यायपालिका। न्यायपालिका भी देश के गरीब निवेशकों के सहित गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम न्याय की देवी को आंख में पट्टी बांधते हैं और फिर भी न्याय करती हैं। देर से न्याय मिलता जो है, लेकिन तब तक लोगों की उम्मीदें मिट जाती हैं, ना जाने कितने घर तबाह हो जाते हैं। फिर भी हम न्याय की देवी, न्याय के मंदिर पर विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में ये प्रमुख है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे प्रमुख माना गया है जनता को अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, गारंटी की सबसे बड़ी जवाबदेही। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, इन दोनों तंत्रों में हम अपने जिम्मेदार नेता चुनते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस देश के तमाम सांसद और विधायक ग्राम सभा से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के सांसद की कुर्सी तक चुनते हैं और उन्हीं में से चयन करके हम देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम जिम्मेदार पदों पे लोगों को, जनता की बातों को, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग उन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनसे संविधान के अनुरूप देश में शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए तमाम कार्य योजनाएं प्रस्तुत करवाते हैं और उस पर क्रियान्वयन कराते हैं। कार्यपालिका उन सभी कार्यों को संपादित कराती है और सदन में पास हुए सभी जनहितकारी मुद्दों को देश में विकास में अग्रणी बनाने के लिए तमाम प्रशासनिक अमलों को ले रखते हैं और जनता को संपूर्ण न्याय मिले, उनके साथ कोई भी भ्रष्टाचार ना हो पाए, अपराध ना करने पाए कोई। इसके लिए कार्यपालिका तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगाती है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की। संवैधानिक ढांचे में चौथा स्तंभ देश के में जब लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से परेशान होते हैं, सच हारने लगता है, तो पत्रकारों की कलम चलती है और सरकारें गिर जाती हैं, अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबन हो जाता है, नौकरी बर्खास्त कर दी जाती है। मजबूत पत्रकारिता के स्तंभ के रूप में पत्रकार लोग अपनी जब कलम अपनी जिम्मेदारी और दायित्व के साथ निभाते हुए चलाते हैं तो जनता को न्याय मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं सहारा के पीड़ितों का। सहारा के पीड़ितों को आज
इन सभी प्रारूपों पर निराशा हाथ लगी है। कोई भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता, सब लगता है कि किसी के हाथ में गिरवी रख दी गई है। और जब भी मैं बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सहारा कंपनी में, सहारा समूह में छोटे छोटे लोग, रेहड़ी लगाने वाले, खुंचे बेचने वाले, दाई का काम करने वाले, तमाम तरीके की छोटी मोटी दुकानों से जीविकोपार्जन करने वाले बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े व्यापारी भी कह लीजिए उसमें शामिल हैं, तमाम लोग जिनकी बच्चों को पढ़ाई कराना हो, बेटियों के लिए शादी की व्यवस्था करनी हो, इन सभी लोगों ने एक छोटा धन संचय करते हुए एक निश्चित समय पे अपने पैसे के लिए वो सजो के रखा था कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उस पैसे का काम लगेगा, तो उस सहारा समूह की कंपनी से निकाल करके हम उस सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन होता उससे उलट है और इन सभी लोगों की आशाओं पे पानी फिर जाता है। कंपनी में तमाम लोग कूटरचित साजिश करते हुए, मैं फिर आरोप लगाता हूं कि इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यहां तक कि स्वतंत्र पत्रकारिता भी सहारा प्रबंधन तंत्र की मदद करती हुई दिखाई देती है और उन पैसे में बंडर बांट में शरीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को में गरीबों को न्याय मिलना असंभव दिखने लगा है। ऐसे में जन आंदोलन, जन क्रांति की जरूरत आन पड़ी। वैसे तो इतिहास जन आंदोलन का बहुत पुराना है। वो जब मुगलों के विरुद्ध लड़ना हुआ उसमें भी जन क्रांति हुई। वो जब ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ना हुआ, देश को आज़ाद कराना हुआ, उसमें भी जन क्रांति हुई। वो जब देश आज़ाद हुआ, तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों और सरकारों का अड़ियल रवैया के विरुद्ध भी बड़ा जन आंदोलन हुआ। सरकारों को केंद्र की और राज्य की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए भी तमाम जनक्रांति हुई। लेकिन इस समय देश में सबसे बड़ी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई एक जनक्रांति है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। देश के विभिन्न हिस्से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमाम पीड़ित 13 करोड़ शोषित, पीड़ित, वंचित लोग अपने पैसे की दर-दर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे समय में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने यह बीड़ा उठाया कि 10 सालों तक न्यायपालिका के माध्यम बनाकर सहारा प्रबंधन तंत्र ने देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं को गुमराह किया। सहारा सेबी के विवाद में उलझाकर, एम्बार्गो का बहाना बनाकर देश के 13 करोड़ निवेशकों को 12 साल, 15 साल तक अपने पैसों से मरहूम रखा और उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया गया कि आपका मामला सहारा सेबी के मामले में अटका हुआ है, लिहाजा एम्बार्गो लगा है और इस एम्बार्गो के कारण हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बंधे हैं, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे तमाम उलझनों में फंसाते हुए वो लोग 10 से 12 साल देश के लोगों का, गरीब लोगों का पैसा डाइवर्ट करते रहे, इधर से उधर करते रहे और वो पैसा अंततः आज एक एक पाई के लिए देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता भटक रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी। सहारा के पीड़ित किसी मंच को नहीं छोड़े, किसी राजनीतिक दल को नहीं छोड़े, किसी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़े, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। लिहाजा जन क्रांति बड़ा होने का समय आ चुका है। देश की सरकारें जाति, धर्म, मजहब के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित कर चुकी हैं। लोगों के अंदर तमाम विकृतियों को पैदा करने में कामयाब हुए हैं
और अपनी राजनीतिक रोटी और सत्ता सेक रहे हैं, जिससे उनका हौसला भी बढ़ता जा रहा है, लोक प्रभाव में भी आ रहे हैं। ऐसे में 13 करोड़ निवेशकों का पैसा डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारों का अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। 4000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, आप सब जानते हैं। आने वाले दिन में ना जाने कितने लोग भारत की सरकार की एक गलती के कारण करोड़ों रुपए पोर्टल के फॉर्म फिलअप करने पे नाम पे, सहारा के एजेंटों के कहने पे, और खुद एजेंटों ने भी लोग जमाकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उनके घरों पर जा करके उनका सहारा के पोर्टल में तमाम औपचारिकताओं को पूरा करा दिया। और सरकारों ने बड़ा नगाड़ा पीट करके 9 महीने के अंदर देश के निवेशकों का भुगतान करने का हर अखबार, टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। अमित शाह जी ने विभिन्न मंचों पे जाकर के सहारा पीड़ितों का भुगतान अब होने वाला है, आप लोगों का पाई पाई दिया जाएगा, कोई गरीब अपने पैसे से वंचित नहीं हो पाएगा, इसका बड़ा बड़ा भाषण दिया और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सब के सब फिसड्डी रह गए। सुब्रत राय तब जिंदा थे। सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र में बैठे लोग इस पैसे को जैसे अपने बाप की बपौती समझने लगे थे। सरकार को झुका करके, सरकार को नोटिस करा करके इस पैसे का मास्टर प्लान बनाया जाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने घर में छुपे गद्दारों के कारण भगवान राम ने लंका भी जीत लिया था, और भारत को गुलाम करने के लिए भी तमाम जयचंदों का आगमन हुआ। इसके कारण भारत सदियों तक गुलाम रहा। ऐसे ही कुछ कार्यपालिका में काम करने वाले लोग विधायिका के में काम करने वाले लोगों को डाइवर्ट करते हुए उनके पीछे, अमित शाह के पीछे पर्दे का खेल कर दिया, जिससे सहारा प्रबंधन तंत्र, सहारा और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी CRCS के अधिकारियों के साथ मिलकर के देश के निवेशकों को पैसे को गुमराह करने की तरीके बना लिए। और ये पैसा 9 महीने तक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसमें महज 15 दिन की देरी पे है, और उस भुगतान की व्यवस्था में -1% लोगों को भी पैसे का भुगतान नहीं हो पाया, और -99.9 यानी 99.99% जो 5000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे वो वैसे ही वापस माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में वापस होने वाला है। और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो 12 लाख कार्यकर्ता जो गैर जिम्मेदाराना दायित्व निभा रहे हैं, और भारत की तमाम एजेंसियां हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी उदासीनता। ऐसे में हम सभी लोगों का पैसा मिल पाएगा या पैसा डूब जाएगा। हालांकि आंदोलन ने सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बना रखा है, लेकिन इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी अगर सहारा प्रबंधन तंत्र उतनी तेजी से लगी है, सरकार नहीं सुन रही है, अनदेखी कर रही है, तो कुछ अपनों में ही छुपे गद्दार भी आंदोलन को डाइवर्ट कर करके सरकार तक ये बात दबाव ना बन पाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और सहारा प्रबंधन तंत्र की मदद कर रहे हैं। मदद कौन कर रहा? जिस लोग जो आंदोलन में घुस गए और हमारी तमाम जानकारियों को साझा करने के बाद हमारे ही लोगों के, आंदोलन के लोगों को डाइवर्ट करके देश में फिर 10-12 साल तक कानूनी उलझनों में फंसे रह जाएं, इसके लिए PIL का बहाना बना करके
लोगों को शॉर्टकट रास्ते पे ले जाने की कोशिश करा रहे हैं, जबकि वो रास्ता देश का सबसे लेंदी प्रोसेस है, यानी सबसे लंबा चलने वाला प्रोसेस है। एक साधारण से मुकदमे में आप कहीं फंसिएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने में जब आपके समय दिखाई देंगे, या बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से उनका वास्ता हुआ होगा, उनको समझ में आया होगा या आ रहा होगा कि अगर किसी वकील के पास आप कोई मुकदमे लेके पहुंच जाते हैं और कोर्ट को जजमेंट देना होता है, तो उसमें 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, या कई पुश्तें कहीं कहीं लग जाती हैं। उसके बाद समझौता ही होता है। समझौता में पीड़ित व्यक्ति को नुकसान ही होता है, क्योंकि वो समझौता में उसके अधिकार का नहीं मिलते। समझौता में दोनों को लोगों को कुछ ना कुछ बांट दिया जाता है, जिसमें नुकसान तो पीड़ित पक्ष के लोगों का ही हो जाता है। तो इसमें भी नुकसान तो पीड़ित पक्ष के लोगों का होना तय है। अगर हम सभी लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विजन को गहराई से नहीं समझा, तो अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कहती है कि आप 1 लाख लोग एक जगह इकट्ठा होइए। उसी समय देश की सरकारों को भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी उसी जनता की अदालत में खड़े होकर के फैसला देना पड़ेगा। इससे बेहतर शॉर्टकट रास्ता और नजदीक का रास्ता कहीं दिखता नहीं है। इससे कम सीमित संसाधन में कोई ये केस जीत नहीं सकता, अन्यथा सभी लोगों को अपने पैसे के रास्ते से हाथ धोना पड़ेगा और पैसे के भुगतान को भूल जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग रहेंगे जो लोगों को कुछ दिन तक डाइवर्ट करेंगे कि आपका पैसा कानूनी लड़ाई लड़ने से मिल जाएगा, जबकि किसी एक भी व्यक्ति को अगर ये आंदोलन हार गया, इस आंदोलन ने 27 को अपनी हार मान ली, तो फिर कोई देश में आंदोलन खड़ा नहीं होगा। ना खड़ा करने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जाएगा। यह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की अंतिम करो और मरो की लड़ाई है। हालांकि मैं इस आंदोलन को बीच में ही डाइवर्ट करने की और बीच में ही समाप्त करने का मन बन रहा है। बार बार ये मन कह रहा है कि अभी कुछ समय नहीं बीता है, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। अभय देव जी, रास्ता छोड़ दो, ये लोग अपने सुधरने के रास्ते पे नहीं आएंगे। लेकिन धर्म कहता है कि आपने अगर कदम बढ़ा दिया है तो वीरों की तरह अंतिम युद्ध की घोषणा तक लड़िए। जो होगा देखा जाए। हमारा विजन स्पष्ट है, हमारे तरीके स्पष्ट हैं। हम वीरों की तरह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना पसंद करते हैं, ना कि कायरों की तरह पीठ दिखाते हुए शॉर्टकट रास्ते से जाएं। बेहद रणनीति के साथ, अपने पूरे जोश के साथ, अपने पूर्ण उद्देश्य के साथ भारत की सरकार को कमिटमेंट बना करके देश के पीड़ित निवेशकों के भुगतान कराने के लिए अंतिम समय तक युद्ध करेंगे। और ये अंतिम युद्ध करो और मरो का होगा। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि भुगतान आंदोलन के रास्ते से हो जाएगा और आंदोलन ही विकल्प है, उन सभी लोगों को एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ, बिना किसी सोच के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए आना होगा। और कोई रास्ता किसी को और समझ में आता हो तो प्लीज़ मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप अपने रास्ते पे जबरदस्ती चलाने की जिद अभयदेव को मत करिए, और ना किसी से इस विषय पे जिद करवाइए। आंदोलन का रास्ता हमने चुना है और आपको हमारे रास्ते अच्छे लगते हैं, जिससे आपके पैसे भुगतान होने के में विकल्प मिल सकते हैं। आप एक बार कमरे में बैठिए, एकांत में बैठिए और दोनों का मूल्यांकन करिए कि अगर हमको पैसे लेने में आसानी और त्वरित रास्ते सरकार से दिखते हों, सरकार के ऊपर निश्चित दबाव बनाया जा सकता है, तो आप हमारे इस आंदोलन में भाग लीजिए। अन्यथा मैं आज आपसे कह रहा हूं कि किसी को भी इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए ना मैं खुद कहता हूं, ना आंदोलन से डाइवर्ट करने के लिए किसी को कहता हूं। जिसकी जो मर्जी हो, आंदोलन और आंदोलन के लोगों के विरुद्ध अगर कोई बात करता दिखेगा तो मैं उसके पैंट के नीचे की चड्डियां खींच करके जनता के सामने नंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं सबको जानता हूं और सब नहामाम में नंगे हैं। सबने
जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते पे डाइवर्ट कर रहे हैं, सब बेईमान, चोर और भ्रष्ट हैं। सबने अपने अपने घरों में बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रखी हैं और जनता के पैसे से। जो आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन सब के विचार देश में हमारी खुद की चड्डी ना उतर जाए उसको बचाने की है। इस नाते देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज जो चंद क्रांतिकारी साथी हिंदुस्तान में निकले हैं ना, उन्होंने साबित कर दिया है कि हम अपने देश, अपने जमाकर्ताओं के प्रति पूरे उत्तरदायी हैं और हमने कहीं से कोई गलती नहीं किया है। लिहाजा सड़क से लेकर सदन तक भारत की सरकार को घेर रहे हैं और वो मेरे लिए अनुकरणीय है और वंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस देश में आज़ादी की लड़ाई में, जो आर्थिक आज़ादी की लड़ाई के सच्चे सेना नायक हैं वो लोग, और मैं उन सभी साथियों को हृदय से सलाम करता हूँ। लेकिन जो लोग आज आंदोलन को डाइवर्ट भी कर रहे हैं और आंदोलन को गलत रास्ते की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उन सब हमाम में नंगे हैं और उन्होंने, उनके चरित्र और उनके सिस्टम सभी देश के निवेशकों के लिए और उनके निवेशकों के लिए उत्तरदायी हैं। और उन लोगों ने अपने लोगों को गलत रास्ते पे ले जा कर के अपनी तिजोरी भरी है। अपने बच्चों से लेके अपने परिवार के लोगों को बिल्डिंगें से लेके सुख सुविधाएं दिया, लेकिन उनके जो जमा करता थे उनको निश्चित समय पे पैसा इसलिए नहीं मिल पाया कि उन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र में वो पैसा जमा ही नहीं किए थे। हमने देश भर घूमा है और इन गद्दारों को भी पहचाना है। जो आदमी साइकिल से नहीं चल सकता, वो अपने यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ की बिल्डिंग और फैक्ट्रियाँ कैसे चलाता है? 50,000 40,000 रुपये सरकारी नौकरी कर के कमाता है और 2-3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग कैसे बनवा लेता है? लड़का विदेश कैसे चला जाता है पढ़ने? लड़की IT BTech कैसे करती है? घर में भूजी भांग नहीं थी, फैक्ट्री चलाने चले। तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जरूरी है। ये दूध के धुले नहीं है और सच कहने में अभयदेव कभी गुरेज नहीं करता। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मैं आंदोलन में, मेरे आंदोलन के विरोध में जो आड़े आएगा वो मेरे लिए सुब्रत राय और OP श्रीवास्तव और सहारा प्रबंधन तंत्र से कम दुश्मन नहीं है। हम उसके तमाम चीज़ें इस आंदोलन को ख़त्म होने के बाद भी और आंदोलन में रहते हुए भी उसके पर्दाफाश भी नहीं करेंगे। उनके एक एक संपत्तियों की जांच करा देंगे। अभी अभयदेव से पाला नहीं पड़ा, हमको व्यक्तिगत होने के लिए बाध्य मत किया जाए। तो तमाम सभी साथियों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि अगर आपने देश के निवेशकों का पैसा नहीं खाया है, अगर आपने देश के निवेशकों के साथ कोई गद्दारी नहीं करी है, अगर आप देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान कराना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली जंतर मंतर पे देखना अभयदेव अपनी आंखों से चाहता है, लड़ते हुए सरकार से अपनी आंखों से चाहता है। आपका पैसा भी मिल जाएगा और आपके निवेशकों का भी पैसा मिल जाएगा। 1 लाख लोगों से ज़्यादा की संख्या हमारे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोल देगी। हाँ, उनके पैसे जरूर नहीं मिलेंगे जिन्होंने पैसे ही नहीं दिए हैं और अपने महल बनवा लिए हैं। उससे उनका जमाकर्ता निपटेगा जमाकर्ता। आज नहीं तो निश्चित कल। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि 27 तारीख अंतिम लड़ाई करो और मरो की है। एक बार आपको पुनः ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के चैनल जन आंदोलन चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही निवेदन करते हैं कि इस वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।